कि वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि आपको वो आइडिया आ रहा है, आपके दिमाग में वो चीज़ें स्ट्राइक कर पा रही कि नहीं, क्योंकि कम टाइम में वही सोचना इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आप यही कोशिश रहनी चाहिए कि आप खुद से कोशिश करें। और ये वीडियो एक तरह से रिविज़न वीडियो है, तो मैं इसमें थोड़ा टाइम लेके बता रही हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। मतलब अगर जैसे मान लो स्टेटर से पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, तो स्टेटर पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरह से हम इसको कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कम अंडर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर इन एन ऑल्टरनेटर। पूछ रहा है कि जब कौन सा इसमें एडवांटेज नहीं है जब हम बात करते हैं स्टेशनरी आर्मेचर इन एन ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर का अगर आपको डायग्राम याद है तो ऑल्टरनेटर में क्या होता है, फिक्स स्टेटर होता है इसका, और स्टेटर पे क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक, और स्टेटर पे हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, और अंदर होता है इसका रोटर। और रोटर पे होती है फील्ड वाइंडिंग। ठीक, और फील्ड वाइंडिंग को हम लोग डीसी एक्साइटेशन देते हैं। अब आया समझ में आपको। स्टेटर पे हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी आर्मेचर इन एन ऑल्टरनेटर। स्टेटर क्या है, हमारा स्टेशनरी पार्ट है, उस पर हम आर्मेचर वाइंडिंग दे रहे हैं और उस पर 3 फेज सप्लाई देते हैं हम लोग अपना। और जो हमारा डीसी है जो हमारा ये फील्ड वाइंडिंग है रोटर का, ये हमारा रोटेटरी पार्ट होता है। अब ये बोल रहा है कि हमारा स्टेटर जो है वो स्टेशनरी है, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी है, इसकी एडवांटेजेस क्या नहीं है। क्वेश्चन बड़े ढंग से एडवांटेज डज नॉट कम अंडर एडवांटेजेस क्या नहीं है, फोकस करिए बच्चों। कई बार क्वेश्चन में है ना डज नॉट दे देता है और हम लोग है ना ये सोच के टिक कर दे कि ये इसका एडवांटेज है। क्वेश्चन पे डज नॉट और फॉल्स स्टेटमेंट ये कई बार पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट, तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कई बार सही क्वेश्चन करते हुए भी हम गलत कराते हैं। ठीक, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। स्पार्किंग एट द ब्रश इज़ कम्प्लीटली अवॉइडेड, क्योंकि हमारी ये एसी मशीन है और हम लोग आर्मेचर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहीं ब्रशेस नहीं लगाते, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है। जब ब्रशेस ही नहीं होंगे तो हमारा स्पार्किंग भी नहीं होगी। अगला पढ़ते हैं, स्टेटर वाइंडिंग इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगा रहे हैं, ये गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगल कोई हमारा फोर्स लग ही नहीं रहा है यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग, क्योंकि वो मूविंग पार्ट नहीं है। कोई मूविंग पार्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस नहीं लग रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट मैकेनिकल बैलेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन स्टेटर वाइंडिंग। परफेक्ट मैकेनिकल बैलेंस, क्योंकि हमारा स्टेटर क्या स्टेशनरी पार्ट होगा, रोटेटिंग पार्ट नहीं है, एक हैवी पार्ट है, तो ये क्या होता है इसकी कूलिंग वगैरह इजीली हो जाती है, कोई सेंट्रीफ्यूगल लॉसेस नहीं हो रहे हैं इसमें, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट मैकेनिकल बैलेंस देता है, प्रोवाइड करता है अपने सिस्टम को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला पढ़ते हैं, कम्यूटेटर इज नॉट प्रेजेंट। सही बात है, आर्मेचर स्टेशनरी हो गया, फील्ड वाइंडिंग पे हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं, इसका मतलब कम्यूटेटर क्या है, नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा फिर आपका, ये भी सही है, ये गलत है और ये भी सही है। अब पूछ रहा है नॉट, तो जो नहीं स्टेटमेंट वो कौन सा, वो यही वाला ऑप्शन नंबर 2, स्टेटर वाइंडिंग सब्जेक्टेड टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, द रेक्टिफायर एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज डैश, द इनपुट पावर टू द रेक्टिफायर इज 150 वॉट एंड द आउटपुट पावर इज 50 वॉट। अब ये रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया था। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखिए इसमें रेक्टिफायर का आउटपुट कितना दिया है, 50, इनपुट कितना दिया है, 150 इंटू 100%। ठीक, इसको सॉल्व कर लो तो आंसर कितना आएगा, 33.33%। ये रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है, बट हमें नॉर्मली याद था कि आपको याद है कि मैक्सिमम जो हम लोग बोलते हैं कि ये रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाफ वेव पे 40.6% होती है, फुल वेव की 81.6% होती है। वो कैसे आती है, वो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो होती है 40.6%। अभी जब हमें इनपुट 50 वॉट और रेक्टिफायर पे इनपुट 50 वॉट दे रहा हूँ, आउटपुट 50 वॉट दे रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी है, 33.3%, पर मैक्सिमम ये कितनी एफिशिएंसी देख सकता है, 40.6% की। ठीक, अब फुल वेव की बात करें तो जो फुल वेव की रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है वो होती है आपकी 81.6%।
ठीक, जब फुल वेव की हम लोग बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। जो 43 बोल रहा है 8 किलोवाट 4 पोल 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज रिलक्टेंस मोटर हैज़ अ टॉर्क एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हेन द ऑपरेटिंग अंडर रेटेड लोड कंडीशन, कैलकुलेट द लोड टॉर्क। अब से लोड टॉर्क की बात कर रहा है, ठीक, लोड टॉर्क की बात कर रहा है। पावर का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं। तो टॉर्क क्या आ जाएगी, पावर जब सप्लाई कर रहे हैं अपॉन रोटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस। ओमेगा एस का आपका रेडियन पर सेकेंड में है जिसकी स्पीड होगी, तो रेडियन पर सेकेंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा 4 पाई एफ अपॉन पोल्स रेडियन पर सेकेंड। वो रेडियन पर मिनट होता है इसलिए आपका वो फॉर्मूला आता है, अगर आपको याद आ रहा हो कहीं भूले पिछड़े से, बट रेडियन पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है 4 पाई एफ अपॉन पी। आपको फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स पता है 4। अब इसमें आप रख देंगे तो ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 50 पाई, ठीक, यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 55। अब पावर आपको दी कितनी, इनपुट कितनी दी है 8 किलोवाट, ये आपको इनपुट पावर दी हुई है। अब इसी में अप्लाई कर दीजिए 8 × 10⁻³ अपॉन 50 वाट, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट 51 न्यूटन मीटर के आसपास आ जाएगा। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा इसमें से, ठीक। इसमें टॉर्क एंगल की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, इसकी तो बिल्कुल कोई नीड ही नहीं थी आप लोगों को। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती कई बार क्वेश्चन में ताकि आप कंफ्यूज कर दिया जाए, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, पावर अपॉन रोटर फ्रीक्वेंसी स्पीड होता है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, बस उससे ही आप कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। द वैल्यू ऑफ आई जेड शोन बिलो इन द गिवन सर्किट। आई जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब जितना करंट हमारा इसमें से जा रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक। जीना करंट निकालना आपको कितना जा रहा है इस डायोड में से, जीना डायोड में से। तो अब देखो ये 20 वोल्ट दिया हुआ है आपको, 20 वोल्ट मतलब इस नोड पे वोल्टेज कितना आ रहा होगा 20 वोल्ट, और 30 वोल्ट इनपुट सप्लाई दिया है तो इस वोल्ट पे कितना आ रहा है 30 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आ रहा होगा, आई 100 ओम के अक्रॉस कितना करंट आ रहा होगा, 30 - 20 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100, 0.1 एम्पियर, ठीक। इसका मतलब इस वायर में से करंट सप्लाई कितना हो रहा है 0.1 एम्पियर। अब देखो 1 किलो ओम में से कितना करंट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 20 वोल्ट सप्लाई है तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। तो आई 1 किलो ओम में से कितना जाएगा 20 अपॉन 1 किलो ओम, ये कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा ये। अब इस वायर में से करंट आपको पता है, इसमें से आपको पता है, इसमें से निकालना है तो निकाल लोगे आसानी से। ये कितना आ जाएगा 0.1 माइनस 0.02, ये आ जाएगा आपका 0.08 एम्पियर में, वो भी मिली एम्पियर में नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0.1 माइनस 0.02 सॉरी, ये आ जाएगा 0.08 एम्पियर। मिली एम्पियर में नहीं है, याद रखना। एक इसमें ऑप्शन मिली एम्पियर में भी थी इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, नहीं एम्पियर में आ रहा है आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन आसान था, जीना करंट निकालना था बस इसमें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कई तरीकों से, कई बार करंट दे देगा तब आपसे पूछने लग जाएगा, और इसमें करंट दे देगा तो आपको इसका वोल्टेज निकालना होगा, इसका क्रॉस वोल्टेज निकालना होगा, ऐसे भी आता है ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू पूछ रहा है। देखिए पढ़िए इसमें क्या लिखा है, ट्रू। ट्रू मतलब सही कौन सा स्टेटमेंट है फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज़। फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फेजर रिप्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ बना दिया वी वोल्टेज, ये करंट आई बना दिया, ये किसी एंगल से है, ठीक, जैसे मान लो 90 डिग्री है। अब मैंने यहाँ पे आई बना दिया, यहाँ पे वी बना दिया, ये किसी थीटा एंगल पे है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका फेजर रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बारे में क्या सही स्टेटमेंट दिया गया है ये हमको पढ़ के पता चलेगा। पहला पढ़ते हैं,
Represent a sinusoidal quantity by a line of definite length rotating in clockwise direction with different angular velocity. पहली बात तो clockwise नहीं रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है. जो रोटेशन होता है फेजर डायग्राम का वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, हमेशा इस डायरेक्शन की बात की जा रही है. तो हम लोग कहते हैं ना कि जैसे यहाँ इस डायग्राम में आप क्या समझे, करंट क्या है, वोल्टेज को लीड कर रहा होगा, लीड एंगल पे होगा ये आपका, क्योंकि बढ़ रहा है आगे. तो रोटेशन क्या होगी आपकी, इसकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर हम वोल्टेज को बोलेंगे करंट के कंपैरिजन क्या बोलेंगे, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है करंट को, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज. तो हमेशा फेजर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताते हैं. करंट जो है लीड कर रहा है वोल्टेज को फाई एंगल से या थीटा एंगल से. ठीक, अब अगला पढ़ो. रिप्रेजेंट अ साइनसॉइडल क्वांटिटी ऑफ डेफिनेट लेंथ रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये सही बोल रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी. गलत जवाब. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, ये भी अलग नहीं होती. अगला पढ़ते हैं. रिप्रेजेंट अ साइनसॉइडल क्वांटिटी बाय अ लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये सही है, डेफिनेट लेंथ होती है विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ द साइनसॉइडल क्वांटिटी. मान लो कोई क्वांटिटी यहाँ से यहाँ जा रही है v वेलोसिटी पे, मान लो थीटा एंगल पे यहाँ पे आ रही है. अब वही वेलोसिटी उसी एंगल पे इधर रोटेट कर रही है. आया समझ में, जिस तरह से आगे बढ़ रहा होगा यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे रोटेट कर रहा होगा सेम वेलोसिटी से, इसलिए कहते हैं सेम एंगुलर वेलोसिटी से एज दैट ऑफ साइनसॉइडल क्वांटिटी. ठीक, आया समझ में, इजी था. हम लोग को बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि सेम वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और डेफिनेट लेंथ का होता है. जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना इसका लेंथ होगा यहाँ पे, उतने टाइम पीरियड पे. जैसे मान लो मैं बोलूँ कि t2 सेकेंड पे यहाँ पर है ये, तो 2 सेकेंड पे यहाँ पर है ये, कितना एम्पलीट्यूड है वो इसकी यहाँ से हम लोग डिसाइड करें, कितने एंगल पे है वो हम पता चलेगा यहाँ पे कितना टाइम पीरियड ट्रैवल कर चुका है. आया समझ में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 46 पढ़िए क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल हार्ट पंपिंग. कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है या फिर कौन सा ऐसा मोटर है जिसको हम यूज़ करते हैं बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट में आर्टिफिशियल हार्ट पंपिंग करने के लिए. ठीक है, अब डीसी शंट मोटर या ऑल्टरनेटर, डायनोमीटर या ब्रशलेस डीसी मोटर की बात कर रहे हैं. अब हम आर्टिफिशियल हार्ट पंपिंग की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एक मोटर लगाते हैं हम लोग अपने हार्ट को आर्टिफिशियली पंप करने के लिए. कुछ लोगों को क्या हो जाता है, उसको हम लोग मशीन बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने हार्ट के पास लगाते हैं, जिससे हमारा हार्ट पंप करता है आर्टिफिशियली. क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, उनका हार्ट पंप नहीं करता है, तो हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट पंपिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है. ना ही ऑल्टरनेटर, हमें करंट जनरेट नहीं कर रहे, ना ही डायनोमीटर, हम करंट जनरेट नहीं कर रहे, ना ही डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे ब्रशलेस डीसी मोटर की बात. हाँ, तो आई वाज सेइंग कि हम लोग ब्रशलेस डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं जब हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. हम लोग डायनोमीटर, ऑल्टोमीटर, डीसी शंट मोटर नहीं यूज़ करते हैं. अब क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो वो ब्रशलेस डीसी मोटर कुछ एडवांटेज होते हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ये होता है कि इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, क्योंकि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है उसको मोटर को चलाने के लिए. तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है. और हमें क्या चाहिए, हाई एफिशिएंसी चाहिए. हमें वो चाहिए मोटर जो कि हमारा हार्ट को पंप करती रहे, बीच में कहीं रुके ना. उसके बाद क्योंकि ये ब्रशलेस होता है, इसमें ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसमें नॉइज़ जो होती है बहुत कम हो जाती है. नॉइज़ कम हो जाती है तो जो इलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं हमारे वो सारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्रशेस नहीं होता हमारा, तो लॉसेस जो होते हैं वो हमारे बहुत कम हो जाते हैं. प्लस क्योंकि कोई कहीं पे कोई हमारा फ्रिक्शन वगैरह जनरेट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब जिसका ड्यूरेशन है उसको वर्क करने का, वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ड्यूरेशन क्या हो जाता है, लाइफ साइकिल क्या हो जाती है इसकी, हमारी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है. तो क्योंकि इसमें ब्रशेस नहीं है तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए, जिनकी वजह से हम इसको आसानी से कंट्रोल कर पा रहे हैं. इसलिए हम ब्रशलेस डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं. डीसी शंट मोटर में क्या ब्रशेस होंगे तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. ऑल्टरनेटर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसमें करंट जनरेट नहीं करना है. डायनोमीटर भी हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे. ब्रशलेस डीसी मोटर का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसमें ब्रशेस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नॉइज़ जनरेशन कम हो जाती है, लॉसेस कम हो जाते हैं, आपका जो ड्यूरेशन है काम करने का वो बढ़ जाता है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ओवरऑली हाई हो जाती है. इसलिए हम लोग ब्रशलेस डीसी मोटर यूज़ करते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 47. स्ट्रिंजिंग चार्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ. स्ट्रिंग चार्ट क्या होता है, ये आपका है ना ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया जाता है. जब हम ट्रांसमिशन लाइन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं
जब हमें बनाना होता है कि हम कितनी लंबी लाइन बनाएंगे या फिर हम कितने लंबा उसको ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम बनाते हैं टेम्परेचर, हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस उस पर टेम्परेचर लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस 2 बनाते हैं। एक इस पर सैग लेते हैं, मतलब कितना झूल रहा है हमारा मीटर में। दूसरा लेते हैं टेंशन, कितना हमको टेंशन देना है इसको, और वो लेते हैं केजी में। ठीक, फिर इस ग्राफ को हम ड्रॉ करके देखते हैं कितने टेम्परेचर पे इतना मैक्सिमम टेंशन होगा और फिर कितने टेम्परेचर पे इतना मैक्सिमम टेंशन दे सकते हैं। जैसे मान लो हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता है, सैग जो है आपका कम हो जाता है, टेंशन ज़्यादा रहती है। ठीक, सैग जो है कम हो जाता है, टेंशन ज़्यादा रहती है। वैसे हम जब सैग के ग्राफ की बात करते हैं, जब हम टेम्परेचर ये प्रपोर्शनल बात करते हैं, हम कहते हैं कि बहुत गर्मी का मौसम जब आता है तो आप देखो कि सैग ज़्यादा हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है, टेंशन नहीं रहती है उसमें, फायर में आप स्ट्रेच नहीं हो रही होती है उतना। तो जो ग्राफ होता है ये आपका सैग वर्सेस टेंशन का ग्राफ होता है, सैग टेम्परेचर, सैग टेंशन वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ होता है ये आपका। ठीक, ये ग्राफ बनाया जाता है ताकि हम ये कैलकुलेट कर सकें, जब हम वायर हाई ट्रांसमिशन लाइन की डाल रहे हैं वो हम टेंशन और सैग के अकॉर्डिंग डालते हैं कि इस टेम्परेचर का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैसा हमारा इफेक्ट आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अ साइन वेव। कौन सा स्टेटमेंट साइन वेव के लिए करेक्ट नहीं है। साइन वेव क्या होती है आपकी, जैसे आप कॉस थीटा या साइन थीटा की जो वेव बनाते हो अपने ऐसे, ये वाली, ये आपकी साइन वेव हो गई। अब बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है साइन वेव के लिए। RMS वैल्यू 0.7 टाइम्स द पीक वैल्यू। अब देखो VRMS क्या होता है, VM/√2, √2 1/√2 0.7 हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब पीक वोल्टेज इज अनदर नेम ऑफ एम्पलीट्यूड, ये बात भी सही है। जो पीक होता है उसको हम एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ये बात भी सही है। टाइम पीरियड इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ये गलत है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को ट्रैवल करने का टाइम, ना कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये बात सही है। फ्रीक्वेंसी का हमारा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो उसमें बोल रहा है नॉट करेक्ट, तो यही वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा। टाइम पीरियड इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक्चुअली टाइम पीरियड नहीं, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। पर सेकंड में कितनी साइकिल ले रहा है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। टाइम पीरियड क्या होगा, एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 0 टाइम से लेकर T टाइम तक जाने में कितना टाइम ले रहा है वो हमारा टाइम पीरियड है। और एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर देगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। आया समझ में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। फ्रांसिस टर्बाइन इज़ यूज्ड फॉर। जो फ्रांसिस टर्बाइन होती है आपकी, ये किसके लिए यूज़ की जा रही होती है। देखो 2 तरह से टर्बाइन होती है हमारी, एक होती है इम्पल्स टर्बाइन, ये आपका मैकेनिकल का है, बट इलेक्ट्रिकल में भी हम इसे काफ़ी हद तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रो प्लांट का या फिर स्टीम का प्लांट का हम जनरेशन पढ़ते हैं। अब मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन वाले थर्मल प्लांट्स पढ़ते हैं, तो ये सब प्लांटों में ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो जो टर्बाइन होती है वो 2 तरह से होती है, एक इम्पल्स टर्बाइन, एक होती है रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है, ये हाई हेड के लिए यूज़ की जा रही है। हाई हेड मतलब ज़्यादा ऊंचाई के लिए, 300 मीटर से ऊंची ऊंचाई के लिए यूज़ की जा रही है ये। ठीक, और इसमें क्या होगा, फिर जब हम हाई हेड यूज़ करें तो टाइड्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, लो टाइड्स। टाइड्स मतलब जितना वेव का जो हमारा वो आ रहा होगा, लहरें आ रही होंगी वो हमारी कम आएंगी, पानी की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। और इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हाई हाइट पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस पर, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक, वहीं पे हम बात करें आपके रिएक्शन टर्बाइन की, ये 2 तरह से होती है। एक तो अपन लोग इसमें कैप्लन का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा इसमें फ्रांसिस का इस्तेमाल करते हैं। वही इम्पल्स टर्बाइन को हम लोग जब दूसरे नाम से, एक तो इम्पल्स टर्बाइन होती है, वैसे रिएक्शन टर्बाइन में से 2 तरह से होती है, फ्रांसिस और एक कैप्लन। इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन टर्बाइन होती है ये आपकी लो हेड के लिए, हाई हेड के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है, सॉरी लो हेड के लिए इस्तेमाल की जा रही है, कम हाइट के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि इम्पल्स हम लोग हाई हेड में यूज़ कर रहे हैं। वही रिएक्शन टर्बाइन जो है आपकी लो हेड के लिए यूज़ की जा रही होती है। और इसमें क्या होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रिएक्शन टर्बाइन 2 तरह से हो रही है आपकी, फ्रांसिस
कैप्लन, ठीक। अब फ्रांसिस टर्बाइन जो होती है वो आपकी लो टू मीडियम हेड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और कैप्लन जो होती है आपकी लो हेड के लिए यूज़ करते हैं। तो लो हेड मतलब हाई टाइड्स हो जाएंगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मीडियम हेड मतलब 300 से लेके 30 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज 30 मीटर तक मान लो, वहाँ पे हम लोग मीडियम टर्बाइन फ्रांसिस का इस्तेमाल करते हैं। कैप्लन हम लोग लो टाइड्स के लिए यूज़ करते हैं। अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारी फ्रांसिस टर्बाइन है आपकी, वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? हम लोग मीडियम हेड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो लो टू मीडियम हेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। और बाकी हाई टू मीडियम हेड के लिए हम लोग हमेशा इम्पल्स को यूज़ कर रहे हैं। लो टू लो हेड्स के लिए हम लोग कैप्लन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो लो टू मीडियम हेड के लिए हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। क्वेश्चन नंबर 50, द TUF फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेंटर टिप फुल वेव रेक्टिफायर इज रिस्पेक्टिवली। अब बोले TUF क्या होता है? अब आप लोग पहले यही कंफ्यूज हो जाएंगे। TUF का मतलब ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये हाफ वेव के लिए फुल वेव के लिए क्या होता है? हम लोग को एफिशिएंसी तो याद थी, कितनी थी? 40.6 और 81.2%। मैंने आपको अभी एक दो क्वेश्चन पहले बताया था मैंने एफिशिएंसी के बारे में। मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव की 40.6 होती है और फुल वेव की 81.2% होती है। वही जो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है इसका 28.6 और 57.2% होता है। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डीसी पावर एट लोड, ठीक, अपॉन केवीए रेटिंग एट सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये इसका फॉर्मूला है। डीसी पावर हम जो लोड पे मिल रही है उसके अलावा जब केवीए रेटिंग में हम दे रहे हैं अपने सेकेंडरी टर्मिनल पे ट्रांसफॉर्मर की, उसको हम ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। तो इसलिए जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं एवरेज वैल्यू अपन RMS वैल्यू से, तो हम लोग के जो परसेंटेज आते हैं 28.6 57.2% आती है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51, द पर्पस ऑफ ऑक्सिलरी मोटर इन स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज। ये बोल रहा है जब ऑक्सिलरी मोटर्स का यूज़ करते हैं हमारा स्टार्टिंग में सिंक्रोनस मोटर का, इसका पर्पस क्या है? सिंक्रोनस, आपको पता है सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है। इसलिए हम लोग DC एक्साइटेशन देते हैं रोटर को, ताकि हम लोग उसको रोटेट कर सके पहले इंडक्शन मोटर की, फिर उसकी स्पीड स्लो करके उसको सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करते हैं। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे ऑक्सिलरी मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ऑक्सिलरी मोटर क्या करती है हमारी? ऑक्सिलरी मोटर जो होती है, जो हमारी जो मोटर जो होती है, ये हमें ना इनिशियल स्टार्टिंग कर देती है हम लोग की मोटर को। ये क्या करती है, पहले इसको मोटर को रन करते जनरेटर की तरह हाई स्पीड पे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग सिस्टम की स्पीड को स्लो करते हैं, फिर हम लोग सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करते हैं एज द जो डिमांड है हमारी फ्रीक्वेंसी की, जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, उसके बाद रोटेट करते हैं। पहले तो जनरेटर की तरह रोटेट करते हैं, फिर हम लोग उसको सिंक्रोनस मोटर की तरह रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे यही है इस ऑक्सिलरी मोटर का काम। या तो हम लोग डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड कर दें हम लोग अपने रोटर स्टेटर और आर्मेचर वाइंडिंग पे हम लोग अपनी डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड कर दें ताकि हम रोटेट कर सकें, या हम लोग एक ऑक्सिलरी मोटर इसमें अटैच कर दें ताकि हम लोग स्टार्टिंग में जनरेटर की तरह रोटेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्पीड स्लो कर दें तो ये सिंक्रोनस मोटर की तरह रोटेट करने लगे। तो ये क्या कर रहा है, टू ब्रिंग द सिंक्रोनस मोटर स्पीड नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, ये काम करता है। इसमें पहले जनरेटर की तरह रोटेट करवाता है, स्पीड हाई करता है ताकि हम लोग रोटेट कर सकें, उसके बाद इस स्पीड को स्लो करके नियर टू द सिंक्रोनस स्पीड लेके आता है। तो ये इसका काम है ऑक्सिलरी मोटर का, स्टार्टिंग में हेल्प करता है सिंक्रोनस मोटर की, ठीक। चलते हैं आगे। डैम्पर वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया डैम्पर वाइंडिंग भी हम लोग लगा देते हैं ताकि हम लोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है डैम्पर वाइंडिंग भी। एक हो गया डैम्पर वाइंडिंग, कई बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा। एक डैम्पर वाइंडिंग, फिर ऑक्सिलरी मोटर, ये सब यूज़ करते हैं हम लोग मोटर को स्टार्ट करने, क्योंकि हमारा जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ प्लांट इज बेस्ड ऑन। जो कैपेसिटी फैक्टर होता है हमारा प्लांट का, किस पे बेस्ड होता है? इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर
ये होता है एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो जो प्लांट की कैपेसिटी है या भी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैलकुलेट की जा रही है, और जब टाइम पीरियड की बात की जा रही है तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक, ये प्लांट की रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये बस बेस्ड है प्लांट की कैपेसिटी पे, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट की कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करें, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी प्लांट ऑपरेट कर रहा है, ठीक, कितनी देर तक वो ऑपरेट कर रहा है, उस टाइम पीरियड में कितनी देर तक ऑपरेट कर पा रहा है, तो वो इसकी प्लांट कैपेसिटी होगी। तो वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, इसके टाइम पीरियड पर, उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। इसलिए प्लांट कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी फैक्टर जो होता है, वो उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कितनी देर के लिए हमारा प्लांट ऑपरेट कर रहा था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 53। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन इज ट्रू अबाउट सर्किट शोन बिलो। कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है इस सर्किट के बारे में। पहले पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है ट्रू, ट्रू कौन सा था, सही कौन सा है इस, ठीक। तो अब सर्किट देख लिया आपने, सर्किट के ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेन्स करंट सोर्स। करंट सोर्स लगा, इसका मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स पे लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम में लोग ज़्यादातर टाइम गड़बड़ कर देते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम हमेशा लीनियर एलिमेंट्स पे लगता है, इसलिए डायोड्स पे नहीं लगता, क्योंकि एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, इसे सिंगल डायरेक्शन में ही ऑपरेट करता है, इसलिए इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें डायोड दिया है। अगला पढ़ो, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेन्स डायोड। सही बात है, मैंने अभी यही बोला आपको, क्योंकि इसमें डायोड लगा है, इसलिए इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। फिर रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैन बी अप्लाइड, ये भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये भी लीनियर एलिमेंट्स पे लगती है। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड, अभी हमने बोला कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डायोड है, लीनियर एलिमेंट्स पे ही हमेशा आपका सुपरपोजिशन थ्योरम लगता है। और हमेशा याद रखना, सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर एलिमेंट्स प्लस एक बार में एक सोर्स को हम लेंगे और बाकी सारे सोर्सेज को रिमूव एलिमिनेट करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो 10 एम्पियर का सर्किट हम लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वाले सोर्स को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, फिर सर्किट को सॉल्व करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम एक बार में एक सोर्स को लेके सॉल्व करने की कहता है आपको, ठीक। इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेन्स डायोड। एक नॉन लीनियर एलिमेंट लगा है, इसलिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। द फॉर्मूला फॉर RMS वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल इन टर्म्स ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज। क्वेश्चन पढ़ो, पीक टू पीक के टर्म्स में पूछ रहा है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, VRMS इज इक्वल टू V पीक अपॉन √2। अब ये बोल रहा है पीक टू पीक। पीक टू पीक क्या होता है, पहले ये समझो। RMS जो हो रहा है वो पीक की बात कर रहा है, V पीक, ये पीक हो गया, एक पीक है ये। अब ये नेगेटिव पीक हो गया, तो पीक टू पीक मतलब यहाँ पूरा, इतने पूरे की बात कर रहा है ये पूरे की बात कर रहे हैं। हम लोग RMS सिर्फ पीक की बात करते हैं, सिर्फ आधे की बात कर रहे हैं। तो V पीक टू पीक को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फॉर्मूला क्या आएगा, V पीक टू पीक अपॉन 2 इंटू √2। अब देख लो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में। पीक टू पीक के टर्म से बोल रहा था, अगर सिर्फ पीक बोलता तो हम लोग वी पीक टू पीक अपॉन √2 बस इतने की बात करते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाता हमारा। बट इसमें पीक टू पीक की बात कर रहा है, इसलिए पीक टू पीक की जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, ताकि हमारी जो सिर्फ पीक है उसकी वैल्यू आ सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। विच लॉ इज़ यूज टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर। किस लॉ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर को डिटरमाइन करने के लिए। आप ऑप्शंस पढ़ लो पहले, न्यूटन्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, कैल्विन्स लॉ। देखो न्यूटन्स लॉ क्या होता है, मोशन का लॉ होता है, तो 3 लॉ ऑफ मोशन बताता है। एम्पियर लॉ में भी हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं। गॉस लॉ तो आपको पता ही है क्या है। कैल्विन लॉ, बस एक लॉ था, ये लॉ वाला जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पता होगी तो आप समझ जाएंगे, यही एक लॉ। एक कैल्विन लॉ ऐसा लॉ होता है जो हेल्प करता है इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर को डिटरमाइन करने के लिए। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन दिया हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा हमारा इसमें सही होगा कौन सा गलत होगा, तो आप लोग इस टेक्निक से भी जा सकते हैं, एलिमिनेशन ऑप्शन। देखो न्यूटन लॉ क्या होता है, ये 3 लॉ ऑफ मोशन बताता है। अब एम्पियर लॉ क्या होता है, ये अपन मैग्नेटिक फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक। और गॉस लॉ क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लॉस होता है कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही है आपकी।
तो बचा क्या, केल्विन्स लॉ। यही बताता है आपका कि कितना इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर है हम लोग को यूज़ करना है अपन जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं पूरे साल भर की। तो केल्विन्स लॉ हो गया इसमें। कई बार ऐसा होता है हम लोग फंस जाते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा होता है, बट एलिमिनेशन मेथड से आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो सकता है। इसलिए ऑप्शन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स। कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट भी लिखा और पढ़ो नॉट करेक्ट लिखा है, आपको बोलना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स। बायडायरेक्शनल वेव फॉर्म्स हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। अब देखो बायडायरेक्शनल वेव फॉर्म क्या होती है, वो वेव फॉर्म जो आपकी दोनों टाइप के रोटेट हो, जैसे साइनसोइडल हो गई, ये बायडायरेक्शनल वेव फॉर्म है। इससे पॉजिटिव साइंस भी होंगे और नेगेटिव साइंस भी होंगे। अ करंट और वोल्टेज फॉर यूनिडायरेक्शनल वेव फॉर्म और सिग्नल रिमेन्स द सेम थ्रू आउट ऑल्दो वेयरिंग, इट नेवर क्रॉसेज द जीरो लाइन। ये बात भी सही है। अगर हम आपका यूनिडायरेक्शनल वेव फॉर्म की बात करें, मतलब इसकी, तो ये क्या होगी, कभी जीरो लाइन को क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगी, हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करेगी। तो ये भी सही हो गया। अब अगला पढ़ो, पीरियोडिक टाइम फॉर अ स्क्वायर वेव स्टिल द टाइम फॉर अ कंप्लीट साइकिल। अब जो पीरियोडिक टाइम फॉर अ स्क्वायर वेव है वही सेम होता है फॉर द कंप्लीट साइकिल। ये बात भी सही है, टाइम पीरियड सेम होता है कंप्लीट साइकिल के लिए। उसके बाद लिखा है नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म आर दोज दैट वेरी एंड रिपीट द वेव फॉर्म। ये गलत हो गया। नॉन पीरियोडिक क्या होंगी, जैसे मान लो ये एक हो गई, फिर रिपीट नहीं हुई, फिर ऐसे हो गई, फिर रिपीट नहीं हुई, फिर ऐसे हो गई, फिर मान लो ऐसे हो गई बहुत देर तक, ये होगी नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म। तो नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म रिपीट नहीं करती है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा था, बाकी सब तो करेक्ट है ही। नॉन पीरियोडिक क्या हो जाएगा, वो वेव फॉर्म जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है। जैसे कि मैं इसका वेव फॉर्म बनाऊँ, ये हो गई, ये नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म हो गया। पीरियोडिक वेव फॉर्म क्या सी हो जाएगी, आप जो रिपीट कर रही है अपने आप को, या कि पीरियोडिक वेव फॉर्म हो जाएगी। अब नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म क्या होगी, रिपीटिंग नेचर में नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पढ़ते हैं। द प्रेशर कॉइल ऑफ अ 3-phase 3-element एनर्जी मीटर रेटेड एट 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज अ कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी पूछ रहा है एनर्जी मीटर, कैपेसिटी मतलब रेटेड, कितना मैक्सिमम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसमें रेटेड दिया 415, तो इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 415, सेम ही हो जाएगी, कम नहीं होगी। जब आपको दिया है कि रेटेड है इतना है 415, इसका मतलब इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी इसकी, इससे कम के लिए ऑपरेट करेगा। 415 इसकी मैक्सिमम हो जाएगी, उससे ज़्यादा के लिए ऑपरेट नहीं करेगा। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 415 हो जाएगी। ये सिर्फ एक लैंग्वेज का क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ टर्म वर्ड्स का हेर फेर किया गया है जिससे आपको कंफ्यूज हो जाओ। बट याद रखिए कैपेसिटी पूछी जा रही है, इसका मतलब कितनी मैक्सिमम तक रोटेट कर सकता है। तो मैक्सिमम कितना होगा, जितना उसका रेटेड होगा। रेटेड का मतलब भी यही है कि कितना तक ये मैक्सिमम तक कर सकता है, इसलिए इसका आंसर 415 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के टर्म्स में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रिक में जब हम करंट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक में फ्लक्स की बात करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें रिलक्टेंस की बात करते हैं। ठीक, इसमें हम ईएमएफ की बात करते हैं तो इसमें एमएमएफ की बात करते हैं, इसमें कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें परमेबिलिटी की बात करते हैं। अभी बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, अगर इसमें रिलक्टेंस हो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, या परमियंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसके ऊपर कंडक्टेंस हो जाएगा। रिलक्टेंस की बात कर रहा है इसमें आपके, तो उसका क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल पूछ रहा है। एक तो देखना रिलक्टेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो आपको डाउट होगा तो आप इसी को मार के आ जाओगे, बट इसमें रेसिप्रोकल पूछना मतलब 1 रिलक्टेंस क्या होगा। अब अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, कितना हमारा अलाउ कर रहा है, तो 1 रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, परमियंस हो जाएगा, कितना वो परमिएबिलिटी दे रहा है। अब 1 रेजिस्टेंस पूछा तो हम कंडक्टेंस लगा देते हैं, बट इसमें रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस पूछ रहा है, मतलब इसका 1 पूछ रहा है, तो वो आपका परमियंस होगा, कितना परमिएबिलिटी होगी। 1 रेजिस्टेंस तो कंडक्टेंस आ जाएगा आपका। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो सीधे यही मार्क कर दोगे, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस आप कर दोगे रेजिस्टेंस। ऑप्शन भी दिया है, बोलोगे मैम ऑप्शन तो दिया हुआ था,
ऑप्शन दिया हुआ है, ये बात मत देखो, ये देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस बोल रहा है। रिलक्टेंस का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट नहीं बोल रहा, 1 अपॉन रिलक्टेंस पूछ रहा है, तो होगा परमियंस, होगा आपका परमिएबिलिटी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कई सारे स्टेटमेंट्स दिए और आपको उसको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट EMF मेथड फाइंडिंग द वोल्टेज रेगुलेशन एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। EMF मेथड के बारे में बोल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो। बोथ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट डेटा एसेंशियली फॉर अप्लाइंग द मेथड। सही बात है, दोनों हमें ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का डेटा चाहिए होता है EMF मेथड में। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट शॉर्ट सर्किट करंट इज कंसिडर्ड। गलत जवाब, लार्जेस्ट वैल्यू कंसिडर नहीं करते हम इसमें। फिर इन प्रैक्टिकल मशीन द वैल्यू ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस इज कॉन्स्टेंट। प्रैक्टिकल मशीन में सिंक्रोनस इम्पीडेंस का वैल्यू जो कॉन्स्टेंट होता है। गलत जवाब, वो प्रैक्टिकल मशीन में नहीं होता है, आइडल मशीन में होता है। फिर वैल्यू ऑफ रेगुलेशन कैलकुलेटेड बाय EMF मेथड इज मच हाई देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेगुलेशन। EMF मेथड में जो वैल्यू आती है आपकी वोल्टेज रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड बोलते हैं, हाईली पॉजिटिव हम अपने बारे में। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A और D। अब देख लो ऑप्शन में क्या क्या दिया, A और D दिया, यही सही है। फिर B और D, A B C D कुछ नहीं, ओनली D इज ट्रू नहीं, A और D सही है आपका। ये ऑप्टिमिस्टिक मेथड होता है, इसमें क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन से थोड़ी हाई वैल्यू आती है, इसलिए हम लोग उसको ऑप्टिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। इफ अ सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर टू द लोड, द पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट इज ऑलवेज। अगर हम सर्किट में क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का पता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम MPTT। इसमें क्या बोलते हैं हम, जब भी किसी सर्किट में हम लोग लोड पे मैक्सिमम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? 50% हो जाती है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम ट्रांसफर लोड में RL बराबर R सोर्स की हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमारी एफिशिएंसी क्या होती है? 50% हो जाती है, क्योंकि हमारा 50% पावर हम सोर्स को दे रहे हैं और 50% पावर हम लोड को दे रहे हैं, इसलिए हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? 50% हो जाती है। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ही एक्चुअली में थ्योरम के बारे में पूछ रहा है, इसमें कुछ आपको बहुत अनोखा दिमाग नहीं लगाना। इसमें ये पूछ ही रहा है कि मैक्सिमम लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहे हैं तो उस टाइम पे एफिशिएंसी क्या होगी? ये थ्योरम ही यही बताते हैं, जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं लोड को तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? 50% हो जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के स्टूडेंट्स बस इतना ही। मैं आज हम लोग ने और नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और इन वीडियोस को आप लोग ऐसे मत लो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बल्कि ऐसे लो कि आपको रिवीजन करना है, क्योंकि उसमें हमें आपको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे और नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन को हो सकता है घुमा के पूछ ले, आपको मैक्सिमम पावर ये पूछ लिया कि 50% एफिशिएंसी कब होती है? तब होती है जब RS बराबर RL के हो, जब दोनों 50% पावर जा रही होगी तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 50% हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इस वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि और भी आपके जो दोस्त लोग हैं जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC की, उनको हेल्प हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।